हेलो स्टूडेंट। तो जयपुर में जो एक्सीडेंट हुआ वो इतने बड़े हादसे में क्यों हुआ तब्दील, वो हम लोग देखेंगे। आपने सुना होगा जयपुर राजस्थान की राजधानी, वहां पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। वो जो दिनांक थी वो थी अपने पास 20 दिसंबर 2024, फ्राइडे का वो दिन था। सुबह 5:30 बजे डीपीएस स्कूल के सामने, जो कि भागरोटा नाम की जगह पे पड़ता है, ये जो हादसा हुआ जयपुर अजमेर हाईवे पे हुआ। और इतना दर्दनाक हादसा था कि यहाँ पर जो लोग आसपास के एरिया में थे वो जल गए, खाक हो गए, रिजल्ट इंजर्ड हो गए काफी सारे लोग। और काफी सारी गाड़ियां भी यहाँ पे जली। इसके पीछे क्या रीजन रहे, क्या इसके पीछे साइंस रही, क्यों ऐसा सब कुछ हुआ, हम लोग उसको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से और बताया जा रहा है काफी सारे न्यूज चैनल के द्वारा कि ये जो था, ये हादसा प्रशासन की लापरवाही की वजह से भी हुआ। क्योंकि जो कट जहां से एक टैंकर और ट्रक की जो भिड़त हुई, वो टैंकर वहां से नहीं मुड़ना था। वो टैंकर जो था उस कट से निकलना ही नहीं था, क्योंकि वो कट बहुत पहले ही बंद हो जाना था। ठीक है, यहाँ से इस टाइप से देखेंगे कि ये गैस का जो रिसाव हुआ वो भी इतना दर्दनाक था। ये जो गैस थी वो एलपीजी थी, और एलपीजी गैस जो है उसके रिसाव की वजह से काफी सारे लोगों की जान गई। देखते हैं कि पुलिस ने ये रियलाइज किया कि नोजल जो होती है व्हीकल की वो डैमेज हो चुकी थी, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि दूसरे व्हीकल्स में भी आग लग गई। ठीक। और साथ में ये भी देखा गया कि जो आजकल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनके अंदर रखा जाता है कि शॉक एब्जॉर्बर वगैरह या वॉल वगैरह, उसके बावजूद भी उन सब में आग देखने को मिली। 5:30 बजे के आसपास पूरा इंसिडेंट कुछ इस टाइप का है। ये आपको डेमो के थ्रू बताया हुआ है या एनिमेशन के थ्रू कि इस साइड से एक अपने पास एक वो ट्रक आ रहा था। ठीक है, और सामने की साइड से एक एलपीजी आ रही थी, एलपीजी टैंकर आ रहा था। तो एलपीजी टैंकर दोनों के बीच में टकराट हुई, और वहां से एलपीजी का नोजल के थ्रू नोजल के थ्रू वहां से एग्जॉस्ट हुआ सारी की सारी एलपीजी। बोला जाता है कि 18 टन, 18 टन उसके अंदर एलपीजी थी, वो पूरी की पूरी बाहर निकली। जो भी अपनी जान बचा के भाग सकते थे वो भागे, उसके बाद भी इतना दर्दनाक हादसा अपने को देखने को मिला। ठीक है, ये सारा जो इंसिडेंट था ये सुबह 5:30 बजे हुआ, और उसके बाद कहा जाता है कि 12 घंटे तक ये सब कुछ चलता रहा। इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, आप सबने 9th क्लास के अंदर न्यूटन्स के नियम पढ़े होंगे, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन। और वही सब चीज अपने पास 11th क्लास में भी आती है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट जो होता है वो कंटिन्यू, वो उसी स्टेट में रहता है जिस स्टेट में वो था, अनलेस जब तक उसके ऊपर कोई एक्शनल फोर्स नहीं लगाया गया। तो अगर बात करें यहाँ पर, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्शनल फोर्स नहीं लगाए। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट क्या नहीं कर रहा हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा रहा हो। ठीक है, अब यही यहाँ आप जो जो वीडियो देखा, यहाँ पर जो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन होते हैं, पास लॉज है। और 3 लॉज में से जो फर्स्ट लॉ है उसको अपन लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ इनर्शिया जो अपने पास है, वो लॉज ऑफ इनर्शिया अपने पास होता है 3 टाइप का। 3 टाइप के अपने पास लॉज। 3 लॉज ऑफ इनर्शिया में फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया अपने पास आता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होता तो बॉडी हमेशा किस में रहेगी? या रेस्ट में ही रहेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट में। देखो फिजिक्स के अंदर 2 स्टेट होती है, एक होती है रेस्ट स्टेट और दूसरी होती है मोशन स्टेट। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर कोई एक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग अगर बात करें तो जैसे आप डस्ट, किसी भी चादर में से डस्ट को अगर एकदम से जर्क देके उससे निकालते हो तो वहां पर कौन सा लगता है यार? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का यूज होता है। वाला इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में अंदर क्या होगा कि ये भी बॉडी क्या करेगी, हमेशा किस में रहेगी? कंटिन्यू एक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स हम लोग एक्ट नहीं करेंगे। जैसा कि अगर मान लो कि कोई भी बॉडी मोशन में है, अब मोशन में है तो कोई बॉल को जैसे मैंने थ्रो किया और थोड़े टाइम बाद वो रुक जाती है। अब वो थोड़े टाइम बाद रुकती है तो वहां पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? वहां पर अपने को फ्रिक्शन फोर्स देखने को मिल रहा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स उस मोशन को अपोज कर रहा है, इस वजह से वहां पे क्या हो रहा है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो बॉडी चाहती है कि वो हमेशा किस में रहे? मोशन में रहे, बट क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लगने की वजह से वो बॉडी थोड़े समय बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है, स्टॉप। थर्ड अपने पास इनर्शिया है, और इनर्शिया ऑफ रिएक्शन।
इनर्शिया ऑफ रिएक्शन बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पास है वो कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में वो चलना चाहता है। मतलब मान लो कि अगर मैं यहाँ से सीधा सीधा चल रहा हूँ, ठीक है, एकदम से अगर टर्न आता है तो टर्न आने के बाद आपने देखा होगा बहुत बार कि जब टर्न आता है तो मेरी बॉडी चाहती है कि मैं इसी डायरेक्शन में बना रहूं, बट क्योंकि टर्न की वजह से मुझे इस डायरेक्शन में जाना पड़ता है, अभी भी मेरी बॉडी चाहती है कि मैं इसी डायरेक्शन में रहूं। उसी इनर्शिया को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो कि एक मास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर जो आगे की बात जो अपने पास देखने को मिलेगी या कि ट्रक वगैरह को हम लोग जब टर्न करवाते हैं, जैसा कि ट्रक ड्राइवर जेवी ने किया कि जो टैंकर था उस टैंकर को उन्होंने मूव करवाया टर्न लेकर, वो उस कट से वापस अपने यू टर्न लेके घूम रहे थे। तो जब भी कोई टर्न लेते हैं तो टर्न में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है वो है डिफरेंशियल। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर इसे देख रहा होगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियर देख रहा होगा, तो उसे जरूर पता होगा कि डिफरेंशियल क्या होता है। एक्चुअली में डिफरेंशियल क्या होता है, गियर ट्रेन होती है जिसमें बहुत सारे गियर लगे रहते हैं, ठीक है, ट्रे ड्राइव शाफ्ट भी होती है उसके अंदर। और ये क्या करती है, रोटेशनल स्पीड जो होती है किसी एक शाफ्ट की, उसे एवरेज ये करके और एवरेज ऑफ द स्पीड्स का वहां पर चेंज करती रहती है। बार बार डिफरेंशियल के अंदर हम लोग ये यूज करते हैं कि कौन से वाले व्हील को ज्यादा पावर मिलनी चाहिए और कौन से वाले व्हील को कम पावर मिलनी चाहिए। जैसा कि इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इनसाइड, अंदर की साइड वाला जो व्हील होता है, जब भी हम लोग टर्न लेते हैं तो अंदर की साइड वाले व्हील को थोड़ा कम टर्न करना रहता है, जबकि बाहर साइड वाले व्हील को ज्यादा टर्न करना रहता है। और ये जो काम करता है ये कौन करता है, अपना डिफरेंशियल करता है। ये हर ट्रक में, कार में, इन सब में लगा होता है। जो फोर व्हीलर आप देखते हैं उन सब में, F1 कार रेसिंग अगर आपने देखी है तो वहां पे भी ये सब यूज होता है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो मेन रीजन क्या रहता है किसी भी टर्न लेने का। बहुत बार आपने देखा होगा कि अगर कोई भी बंदा टर्न ले रहा है तो वो बहुत बार गिर जाता है, स्कीड कर जाता है, या फिर बाहर की साइड पे वो रोड से आउट ऑफ द रोड हो जाता है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन की अगर बात करें, सर्कुलर मोशन कार के लेवल रोड पे, लेवल रोड का मतलब है कि कार सॉरी जो रोड है वो थोड़ा सा ऊपर नहीं उठा, स्लोप में नहीं है, ठीक। वही सेम केस जो कि यहाँ पे इस इंसिडेंट के अंदर हुआ। अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो लगता है यहाँ पे किसके बीच में यार, रोड के बीच में और टायर्स के बीच में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है रोड एंड टायर के बीच में लगता है। और क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलकर दोनों हेल्प करते हैं किसमें, टर्न करने में, ठीक। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द कार इन द मोशन। देखो आपको अगर पता हो तो किसी भी कर्व पे या फिर टर्न करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स को यूज किया जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो अगर कोई बॉडी मूव करती है सर्कुलर मोशन में तो वो सेंटर की तरफ लगता है। सेंटर सीकिंग फोर्स हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि क्या होता है और कितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है हमें, कि किसी भी टर्न पर अगर हम लोग वहां पर घूम रहे हैं तो हमें कितनी स्पीड चाहिए होता है, कितनी स्पीड या किस रेडियस या फिर उस रोड की जो क्वालिटी है सरफेस की, उसके बिहाफ पर ये सारी चीजें डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर अपने पास है F1 और F2 जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है जो अंदर की साइड लग रहा है इस साइड से। व्हील फर्स्ट के लिए मैं बात करूं तो अंदर की साइड F1 और व्हील सेकंड के लिए मैं बात करूं तो F2, ठीक। और रिएक्शन फोर्स लगता है एक R1 एंड R2, ठीक। म्यू यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है किसके बीच में है, बिटवीन टायर्स एंड द रोड के बीच में। और R रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन है जो मैंने स्मॉल r से डिफाइन किया हुआ, ठीक है। वेट जो है इस पूरी कार का वो अपने पास mg है। मैं एक कार का एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। वेट अपने पास है जो mg है। 11th क्लास के अंदर ये टॉपिक है, आप चाहो तो थ्रू आउट कर सकते हो, ठीक है। आगे जब हम लोग इसमें देखते हैं तो F1 इक्वल टू अपने पास आता है म्यू आर, ये म्यू R1 ये एक फॉर्मूला है। और ये F2 इक्वल टू म्यू R2। जब मैं दोनों फ्रिक्शन को ऐड करूंगा तो जब दोनों फ्रिक्शन को मैंने ऐड किया तो उस टाइम पर टोटल फ्रिक्शन की वैल्यू है मेरे पास F1 प्लस F2 जो किसके बराबर है, जो है इक्वल टू अपने पास म्यू R1 प्लस R2 के। अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन पेयर अगर R1 प्लस R2 किसके बराबर होगा, mg के बराबर। तो F1 प्लस F2 इक्वल टू म्यू mg अपने पास निकल गया। अब अगर कार को रोड पे ही रहना है, फॉर द कार स्टे ऑन द रोड, अगर कार को इस रोड पे ही रहना है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि कितना मिला मेरे को, म्यू mg, उसे किसके इक्वल होना पड़ेगा या फिर ज्यादा होना पड़ेगा,
सेंट्रीपिटल फोर्स से। मतलब सिंपल सा हम लोग बोले तो म्यू एम जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर। ये अपन जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है और ये यहाँ से जो फ्रिक्शन की वैल्यू निकल के आए। तो हम लोग सिंपल से एक इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, म्यू एम जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर। यहाँ से एम कैंसिल होता तो वी इक्वल टू अपने पास आ गया रूट में म्यू जी आर। ठीक है, ये म्यू जी आर जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड बताता है कि मैक्सिमम स्पीड जहां पर आप किसी भी सर्कुलर पाथ पे क्या ले रहे हो, टर्न ले रहे हो, वो सब दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, म्यू के ऊपर और आर के ऊपर। जी लगभग सबके लिए कांस्टेंट है। ठीक है आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि म्यू जी आर इनका रूट जो है वो मैक्सिमम स्पीड है और वो की रूट आर के ऊपर डिपेंड है और म्यू के ऊपर नहीं। हम लोगों ने आर को क्या डिफाइन किया था, आपने उन लोगों ने आर को डिफाइन किया था रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक, अब अगर मैं अपनी स्पीड इंक्रीज करता हूं, अगर अपनी में स्पीड इंक्रीज करा तो मुझे क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, मुझे मेरी रेडियस भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर मैं ये नहीं करता तो मैं स्कीड कर जाऊंगा और मैं बाहर चला जाऊंगा रोड के। ठीक है, तो मुझे स्पीड अगर तेज रखनी है तो मुझे रेडियस को बढ़ा के रखना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं गिर सकता हूं या मैं स्पीड कर जाऊंगा बाहर पे। क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि सफिशिएंट फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट अवेलेबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर जब तक मेरे पास ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी तब तक मैं वो काम नहीं कर सकता। मैं अपना टर्न लूंगा और टर्न की वजह से अगर मेरे पास स्पीड इस स्पीड ये वैल्यू एक्सीड कर गई, ठीक, तो मैं जरूर बाहर जाके ही गिरूंगा। और वो यहाँ से वो सब ओवरकम किया उसने, उसके बावजूद भी वो वहां से टर्न लिया। टर्न लेकर जैसे वो आगे बढ़ा वैसे क्या हुआ कि सामने से आ रहा था एक दूसरा ट्रक। अब जो ट्रक आ रहा था उससे वो टकराया और टकराने के बाद डिसबैलेंस हुआ। डिसबैलेंस होने के बाद बोलते हैं कि वहां पे उसकी नोजल नोजल के अंदर लीकेज हुआ, नोजल टूट गई और नोजल टूटने के बाद हाई प्रेशर में वहां से गैस रिलीज हुई। जो गैस रिलीज हुई थी वो थी अपने पास एलपीजी। एलपीजी अपन जानते हैं क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जब ये रिलीज हुई तो इसमें वैसे कोई ये स्मेल नहीं होती, बट क्योंकि हम लोगों को पता करके रखने के लिए घरों के अंदर भी आपके जब एलपीजी आती है तो उसमें एक मटेरियल डाला जाता है, एक सब्सटेंस डाला जाता है, स्मेलिंग मटेरियल, उसको बोलते हैं इथाइल मरकेप्टन। ठीक है, बहुत बार एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है मिथाइल मरकेप्टन। ठीक, अब बात करते हैं कि टैंकर नोजल, टैंकर नोजल जो ब्रेक हुई तो एलपीजी पूरी बाहर आई। लगभग बोलते हैं कि उसमें उसकी वॉल्यूम ही उसका इतना होता है, उसकी कैपेसिटी इतनी होती है कि 18 टन गैस होती है और वो सारी की सारी रिलीज हो गई, लीक हो गई। और उसको वो जो अपने पास जेवी नाम का एक ड्राइवर था टैंकर का, वो छोड़ के वहां से भाग गया। ठीक, जो प्रेशर उसके अंदर देखने को मिलता है एलपीजी के अंदर, वो नॉर्मल प्रेशर की अगर हम लोग बात करें तो 5 to 10 बार होता है। ठीक, एम्बिएंट टेम्परेचर पे। और जो हाई टेम्परेचर होता है वहां पर हम लोग बात करें प्रेशर जो होता है 14 to 17 बार के समथिंग होता है। इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा प्रेशर वहां पे वो कंप्रेस करके उसको अंदर डालते हैं। ठीक, अब वो जो प्रेशर बाहर आएगा तो एलपीजी को डिजाइन ऐसा किया जाता है कि वो लगभग 25 बार का प्रेशर उसके अंदर कंज्यूम कर पाए या फिर सेफली वो उसे हैंडल कर पाए। बट उसके बावजूद भी वहां पर क्या हुआ, वहां पे हाई प्रेशर की वजह से वो नोजल टूटी और नोजल टूटने की वजह से सारी की सारी गैस बाहर रिलीज हुई। ठीक, और साथ में फ्रिक्शन वगैरह की वजह से हीट जनरेट हुई और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होकर हाथों वहां पर उसमें आग पकड़ ली और आग पकड़ने के दौरान इतना बड़ा हादसा हुआ। अब जब आग पकड़ी तो बोला जाता है कि आसपास के लोगों के द्वारा कि लगभग 10 किलोमीटर तक उस ऑब्जेक्ट की या फिर उस साउंड की रेंज गई होगी। मतलब उस वो साउंड 10 किलोमीटर तक जाकर सुनाई पड़ा। तो अगर 10 किलोमीटर तक जाता है इसका मतलब है कि लगभग 500 मीटर रेडियस एरिया से अगर में साउंड प्रोड्यूस होता है तो हम लोगों ने एक रफली आइडिया लगाया कि फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है इंसान के सुनने की वो लगभग 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होती है। जिस जिस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं सोनिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
और लाउडनेस की अगर मैं बात करूं तो लाउडनेस थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग की जो होती है वो होती है 0 डेसिबल, जो सॉफ्ट के लिए होता है, और थ्रेशोल्ड फॉर पेन के लिए होता है 120 से 130। ये जो 120 130 के आसपास है ये जेट इंजन के अंदर सुनाई पड़ता है, या फिर बहुत ज्यादा जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां अपने को देखने को मिलता है। जैसे दिल्ली के अंदर अगर बात करें तो मानेसर, ये सारा जो एरिया है इस साइड पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नॉर्मल रोड होता है उस पे 85 डीबी के आसपास, डेसिबल के आसपास, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस, तो डेसिबल के आसपास जाती है। ठीक है, बट अगर वो उनकी रेंज जो थी उन रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो एक रफली आइडिया पे अकॉर्डिंग देखते हैं कि 20 डेसिबल तक 10 किलोमीटर तक पहुंच पाएगी। कब 20 डेसिबल मतलब अगर बात करें तो 20 डेसिबल तक हमारे पास सुनने तक की वो नाउडनेस आ जाती है। ठीक, तो 20 डेसिबल अगर पहुंच पा रही होगी 10 किलोमीटर तक, इसका मतलब वहां पर प्रोड्यूस हुई होगी कितनी, लगभग 100 डेसिबल। 100 डेसिबल जो कि होता है किसी भी इंडस्ट्री या फिर जेट इंजन जब स्टार्ट होता है तब वाली जो साउंड रिलीज होती है, तो उस साउंड की जो लाउडनेस है वो 100 डेसिबल तक रहती है। ठीक है, इसका मतलब वो इतना ज्यादा उसने भयंकर नॉइस प्रोड्यूस किया कि लगभग जेट इंजन के बराबर की नॉइस वहां पर देखने को मिली। ठीक है, साथ में हम सब ये कंसिडर करते हैं कि एयर ऑब्जर्वेशन भी होता है, एनवायरमेंट ऑब्स्टेकल और वेदर कंडीशन को देखते हुए लगभग ये आइडिया अपने पास आता है। ठीक है, कैसा लगा आपको ये वीडियो? लगता है कि आपको बहुत ज्यादा इसमें जानकारी मिली होगी। ठीक है, तो आप भी सेफ रहिए, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इसी टाइप की कोई और वीडियोस आपको चाहिए जिसमें फिजिक्स के पूरे फैक्ट्स बताए जाए तो आप जरूर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक